बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क भर में बरसती रहमत की। इस रहमत ने जहां शहरियों के लिए गर्मी के ज़ोर को कम किया, गर्मी की शिद्दत को कम किया, वहीं ये जहमत भी बनी। नशेबी इलाकों में शदीद पानी जमा हुआ, जिसके बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पानी की शदीद किल्लत का सामना है और आने वाले वक्तों में ये पेशनगोइयाँ भी हैं कि पानी की शदीद किल्लत पाकिस्तान में होगी। और इतनी ज़्यादा बारिशों के बावजूद भी 75 सालों में हम बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने का कोई बंदोबस्त क्यों ना कर सके। कराची जैसा बड़ा शहर, कल उसका हाल पूरे पाकिस्तान ने देखा। समंदर किनारे बसता शहर, यहाँ पर शहरी पीने के पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, लेकिन बारान रहमत को ज़ख़ीरा करने का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी से भरपूर पाकिस्तान में डैम्स की तामीरात एक मुअम्मा क्यों है? पानी का बहरान और पानी का ज़िया, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि इलेक्शन अपनी जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, 14 माह की मुद्दत पूरी करने के बाद इंतखाबात होंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सियासी डेडलॉक ख़त्म होने की जो उम्मीद है वो अब दम तोड़ गई है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त और मुतालबे की भी, जो NA 240 में हुआ ज़िमनी इलेक्शन के दौरान, सब ने देखा। उसके बाद में अब MQM पाकिस्तान ने NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुतालबा किया है कि फ़ौज को तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्त कर रहा है कि पंजाब के जो 20 हल्कों में इंतखाबात होना है, ज़िमनी इंतखाब, उसके लिए कराची और सवात में ज़िमनी इंतखाबात जो होंगे उसके लिए फ़ौज तैनात की जाए, उसकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। किस हद तक ये मुतालबा दुरुस्त है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार रजा रोमी साहब और सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, पानी बहरान के बाद पानी का ज़िया, इसका जिम्मेदार कौन है? इतना पानी बारिश के जरिए पाकिस्तान में आता है, रहमत बरसती है, हम आज तक इसको ज़ख़ीरा करने का कोई बंदोबस्त नहीं कर सके। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि पानी आता किधर से है। एक तो ग्लेशियर मेल्ट होता है जी। हमारे यहाँ, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है हमें ग्लेशियर्स की, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में है। लेकिन और वो जब गर्मी आती है तो ग्लेशियर मेल्ट होता है, वो ग्लेशियर मेल्ट पर हमारे पानी, दरियाओं में पानी आता है, जिससे कि हमारे यहाँ सीजनल पानी का एक जिसे कहते हैं कि इनपुट होती है। दूसरी बात, बारिशें, बारिशों का सीज़न बड़ा क्लियर है हमारे यहाँ। सर्दियों में कम बारिशें होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। और गर्मियों में तो फिर ये मानसून की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ ज़्यादा आम तौर पे सीज़न्स के अंदर के, वो पानी जो बारिशों का होता है वो फिर ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई जमा करने की जगह नहीं है, वो ज़ाया हो जाता है, वो नदी नालों में बह जाता है, दरियाओं में चला जाता है और इस तरीके से गायब हो जाता है। इस तरीके से हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते हैं। तीसरा, अंडरग्राउंड जो ज़ेर ज़मीन पानी है, जिससे कि हम सब जैसे कहते हैं कि बोर करके पानी पी निकाला, वो नलकों में पानी आया, पी लिया, उससे ज़मीनों की ब्याई की, ज़मीनों के अंदर ट्यूबवेल चलते हैं, उसकी वजह से वो ज़ेर ज़मीन पानी आए। कितना पानी होगा ज़मीन के नीचे, जो कि अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और हम ये सुनते हैं कि बोर जो है अब 300 फुट पे, 150 फुट पे, 200 फुट पे जाके पानी मिलेगा। तो एनीवे, तो ये है मामलात जो जहाँ से हमें पता होना चाहिए कि पानी आता किधर से और पानी कहाँ-कहाँ पे मौजूद है। जो हुकूमतें होती हैं, जिनको सेंस होता है, जैसा आपने कहा कि हम एक वाटर स्ट्रेस्ड नेशन है, बल्कि अब वाटर स्केर्स नेशन होने वाले हैं। यानी पानी का तो एक प्रेशर हमारे ऊपर था ही, लेकिन अब हम बिल्कुल पानी के कहत साली के अंदर खुदा न खास्ता जाने वाले हैं, बल्कि ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। तो पानी की कहत साली, उसके लिए फिर हुकूमतें जल्दी से अपना तैयारी कर लेती हैं। कैसे करती हैं? पानी की स्टोरेज। पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरेज है पिछले 50-55 साल से एक ही जितनी है, 16 मिलियन एकड़ फुट पानी हम स्टोर करते हैं। और वो उतने का उतने, बल्कि अब कम हो के डैमों की भी, क्योंकि सिल्टिंग होती है, वो वहाँ पे रेती आ जाती है, आगे पीछे बजरी कम जमा हो जाती है, उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो एनीवे, डैम हमने नहीं बनाए सबसे बढ़ के सब, और इतना ज़ख़ीरा है पानी का, लेकिन उसको रोकने का कोई तरीका नहीं। इरिगेशन, जो पानी आता है उसको हम इरिगेशन में ज़ाया कर देते हैं। 80 से 85% पानी जिस किस्म के इरिगेशन का हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनों को पानी देने का, फसलों को पानी देने का, सारे का सारा पानी वहाँ, और फ्लड इरिगेशन करते हैं। अभी दुनिया ड्रिप इरिगेशन पे चली गई ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजीज़ आ गई ताकि उतना पानी दिया जाए जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम देते रहते हैं। तो 80 से 85% पानी
हमारा फ्लड इरिगेशन में चला जाता है और ज़ाया होता है। उतनी फसल को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कई दफ़ा जब आप पानी ज़्यादा देते हैं तो फसल उतना फल नहीं देती है। फिर उसके बाद कैनाल लाइनिंग, क्योंकि ये निज़ाम अंग्रेज़ दे गया था कैनाल्स का, बेशक उससे बहुत सारा ज़मीन हमारे काश्त के अंदर आई, बड़ा उसका फ़ायदा था, लेकिन उसकी लाइनिंग करनी चाहिए ताकि पानी सीप करके जो सेम और थोर का मसला होता है उसको रोका जा सके। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। जब बारिश होती है तो वो जो पानी बारिश का होता है उसको चैनलाइज़ करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले में, आपके खत्ते में, आपके एरिया में कौन से ऐसे अंडरग्राउंड स्टोरेजेज़ हैं, जहाँ पे को जो बारिश का पानी है उसको जब आप चैनलाइज़ करेंगे। लाहौर में कुछ काम हुआ है इसके ऊपर पिछले 2-3 सालों के अंदर। लेकिन अमूमी तौर पर ना इसका सेंस है, ना पता है, ना ये किसी को अंदाज़ा है कि किस तरीके से उसको लेके चलना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व्ड है, प्लानिंग बहुत इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत कुछ करने वाला है, वरना किसको हम जिम्मेदार समझते हैं आप इसका? कहत साली की तरफ हम चले जाएँगे और परमानेंटली फिर वहीं रहेंगे खुदा न ख़ास्ता। तो जितनी हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें हैं, जो फसलें हैं, जो हमारी पैदावार है, वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक छोटा-सा अहाता है, इसके अंदर लोग बहुत सारे इन्वॉल्व्ड हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, बेशुमार हमारी हुकूमतें जो सेंटर में आईं, लेकिन किसी ने कोई काम ना किया। अभी जाके कुछ 2-4 डैमों पे काम शुरू किया है, बिजली की खातिर वो भी। पानी का ज़ख़ीरा तो फिर साथ-साथ हो जाएगा, लेकिन ये कमज़ोरियाँ आपको नज़र आती हैं। ठीक, सूबाई हुकूमतें ज़्यादा जिम्मेदार हैं, शहजाद चौधरी साहब ने बताया। एक चीज़ और रह गई, जी, जी, एक जी। चीज़ रह गई, आप इससे पहले आ गए। पानी हमारे यहाँ फ्री रिसोर्स है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, इस पे कोई आपको खर्च करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। ऐसी गंदी आदत है, दुनिया भर में पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपको कोई ना कोई यूटिलिटी, जैसे आप बिजली और गैस के लिए पैसे देते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, भले थोड़े देने पड़ते हैं, ताकि आप ध्यान से पानी इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अल्लाह की मेहरबानी के साथ बिल्कुल खुल के जितना मर्ज़ी आप पानी इस्तेमाल करें, कोई पूछने वाला नहीं है। सज्जाद मीर साहब, कल तक पानी की कमी, एक बारिश में पानी ही पानी आया भी चला भी गया, ये पानी का तो बहरान है पाकिस्तान में, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, दो बातें हैं। वैसे तो शहजाद चौधरी साहब ने हर बात बयान कर दिया है, इसे किया है। लेकिन एक दो बातें हैं जो कुछ समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि डैम नहीं बनाए। तो एक पहला डैम बना था, हेमत डैम था, कौन सा डैम, कोई और डैम था, वास्ट डैम बना था। तो वहाँ की लीडरशिप ने ये कहा था कि आप पानी से बिजली निकाल देंगे और खोखला पानी दे देंगे। ये जो जिस लीडर के नाम से महबूब है, मैं उसका नाम नहीं चाहता, इतना बड़ा आदमी है वो। तो हमारे यहाँ गया मसलन जो कालाबाग डैम था, जो सबसे आसान था बनाना, वो पाकिस्तान ने इसलिए नहीं बनाया था कि जब ये सिंध ताज का मायदा हो रहा था कि तरबेला तो बनाना मुश्किल है, ये हम बना देते हैं, कालाबाग तो हम खुद बना लेंगे। यानी इसके बावजूद हुआ ये कि सब गया। फजल हक के गवर्नर था का, जो उस जमाने में जरूरत आता था ने वो, और उसके जो बाद में जियाउल हक करने के लिए ये सोचा था में रहे और खुद खैबर पख्तूनख्वा के वो रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कैसा इसलिए इसकी सबसे बड़ी जो प्रोपेगेंडा एंट्री किया गया वो सिंध में किया गया। सिंध में एक जमाने में नारा था कि पन्नू अकल ना कपे, बात ना कपे बन रही थी, और उसके बारे में प्रोपेगेंडा था कि अगर बन गई, कॉपी बनने का मतलब फौज का कब्जा हो गया। लेकिन वो तो बन गई और इसके बड़े शहर भी आबाद हो गए और उसके विरुद्ध भी आ गई और सहूलतें भी मिल गई। कालाबाग डैम ना बन सका और ऐलान आखिर में ये कर दिया कि और पता नहीं डैमों के नाम से पाकिस्तान 16 तक बना दिए जाएंगे, एक ही डैम नहीं बना पाए। ये तो खैर बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसपे हम नहीं काम कर पाए, और आज भाषा डैम आसानी से बनेगा, इसमें वक्त लगेगा। आसान डैम अब आज कालाबाग 4-5 साल की मुद्दत में तैयार हो सकता है। दूसरी तरफ ये होता है कि मैंने पानी का जरिया नहीं है बारिशों के, और बारिशें आती हैं तो एक इलाके में गड्ढे खोद दिए जाते हैं जिससे पानी जमा करके जाता है, दूसरे इलाके को छोड़ दिया जाता है कि उसका पानी नीचे जाए, दूसरे इलाके डैम या गड़ा जो भी होता है बनाए। उन लोगों को मैंने बताया कि पाकिस्तान में डैम इस तरह के होते हैं तो उन लोगों की आंखें खुल गई जी, कैसे उसके डैम है, ठीक। कैसे ऐसा वो मुल्क बदकिस्मती है कि हम इसको यूज नहीं कर पा रहे, हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते। हमारी प्लानिंग का इतिहास कि कराची शहर एक बार
इसलिए कि उसके पानी की निकासी खराब नहीं था, समुद्र की तरफ जाने का खराब नहीं था। आज तो जी 4 साल से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद को नया शहर बनाना है। आज एक बच्चा शायद तय खान डूब के मर गए। यानी हम ठीक है। टाउन प्लानिंग करते हैं जी मॉडर्न शहरों और वहाँ की टाउन प्लानिंग नहीं, उसको कैसे बचाएं। अब कहा जाता है कि लाहौर में शायद 9 किस्म के शायद टैंक बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी रिजर्व किया जाए जी इसका, और उस पानी को पीने के लिए नहीं, दूसरे मकासद कर सकेगा। ठीक है, मीर साहब तरह आपका तरह की पॉइंट है। चीजें रज़ा रूमी साहब, आप जैसे क्या समझते हैं पानी बहरान के बाद जो पानी का ज़िया हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, पानी के का ज़िया जो हो रहा है और उसकी जो जिम्मेदारी का आप तयन करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें यकीनन जो है हुकूमती एजेंसियां और हुकूमत जो है और मुख्तलिफ इदारे जो हैं, आप वो उनको सरे फहरिस्त हैं। आ- हम्म, हम लोगों के ऊपर तो जो मर्जी कहते हैं कि जी लोग ऐसे हैं, लोग ऐसा करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। बात ये है कि ये पूरी जो वाटर मैनेजमेंट है, चाहे वो इरिगेशन का पानी हो, चाहे वो शहरों में इस्तेमाल होने वाला, घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी हो, उसकी जो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक हैं जहाँ पे इनएफिशिएंट, जिसे कहना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट जो है वो मेरे ख्याल से बहुत से ममालिक से आगे है। और इसकी वजह ये और उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो हमारी एजेंसी करती हैं पानी के मामलात से, और जो वो जिस तरह की पॉलिसियां वो बनाती हैं, वो पॉलिसियां बनाती हैं लेकिन वो इस तरह की बनाती हैं कि वो नाकाबिले अमल होती हैं, हम्म, और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़े सवालात भी उठते हैं, प्रॉब्लम भी उठता है। और इस वक्त जो है, एक तो ये जो हमारा पॉलिसी का और कानून साजी का उसको रिव्यू करने की जरूरत है। फिर लोगों की जो आदात हैं, अतवार हैं, वो उनको बदलने में भी एक आपको कैंपेन चाहिए, साथ लग जाते हैं। और उसमें भी हुकूमत का रोल होता है, सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं। यहाँ पे तो ये जो मामलात हैं, ये असल में लोकल गवर्नमेंट के इशूज हैं, हम्म, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, शहरों में हों। और उसके बाद सूबाई हुकूमत जो होती है, वो जाहिर बात है इंचार्ज होती है लोकल गवर्नमेंट्स की भी, और उसके जो सारे बड़े महकमे हैं, चाहे वो बाहर का महकमा हो, वो वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट हो, वो सारे उनकी बातें हटाते हैं। तो ये चीज मिलजुल कर इसको चलाना जो है वो बहुत जरूरी है। असल में पाकिस्तान के इन मामलात के ऊपर तवज्जो बहुत कम दी जाती है। इदारे भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, हम मौजूद से बोलते हैं, हर जगह उनकी आपको शाखें भी दिखाई देगी, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, उनकी एफिशिएंसी का कोई मेजर नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज होती हैं हमारी सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट है। सिविलियन गवर्नमेंट्स होती है तो वो हर वक्त इस तरह की होती है, किस तरह से वो 2-3 साल के अंदर वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसी स्कीमें का आगाज करें जहां पे उनको शॉर्ट टर्म फायदा मिल जाए। तो पाकिस्तान एक संगीन वाटर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है ऑलरेडी। इस दिशा अगले 15-20 साल में मामलात बहुत ज्यादा शदीद तौर पर मुश्किल हो जाएंगे अगर अभी कुछ ना किया गया। ठीक। जिम्मेदार और किसको उसके लिए समझते हैं आप? आपको तवील तवील मयाद प्लानिंग की जरूरत है। 8 से 10 साल का मंसूबा और 8 से 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम चाहिए। जी। तो आप हुकूमतों को ही जिम्मेदार समझते हैं, रज़ा रूमी साहब? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है जो पानी पानी का बहरान पाकिस्तान में है, आने वाले वक्तों में भी पेशनगोइयाँ हैं पानी बहरान की पाकिस्तान में, तो और पानी पाकिस्तान में ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ इसमें हुकूमतें और का कसूर है। हुकूमत के इसके बड़े पैमाने पे कसूर मैं कहता हूँ, लेकिन अवाम भी उतनी जिम्मेदार है। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली बताया और बाकी कोलीग्स ने भी बताया, सबसे पहले तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है। हमारी जितनी आबादी बढ़ी है, जो एब्सेंस ऑफ सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस ना होना और पता ना चलना कि आबादी किस तरतीब से बढ़ रही है और हमें किस तरह की जो जरूरियात है हमारी आबादी के लिए, और फिर मैसिव अर्बनाइजेशन, आपने शहर फैला दिए, आपने जिसे कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल, आपने अर्बनाइजेशन की तरफ गए हैं
और आपको पता नहीं है कि आपको ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, गाँव से लोग शहर मूव कर रहे हैं, शहरों की ज़रूरियात क्या हैं। सो इसमें वो जो जो डाटा ना होना वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरा मैं समझता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान पिछले 20 साल में आबादी बढ़ी है, तो बिजली और गैस की कमी महसूस हुई है। पानी का क्योंकि कुदरत से ताल्लुक है, तो वो हमें डायरेक्ट उस तरह जिस तरह सज्जाद साहब ने भी कहा कि हम सेंसिटाइज़ भी नहीं है और हमें उससे एहसास भी नहीं है। सो क्योंकि ये पानी जो है वो कुदरत से मिलता है और गैस और बिजली हमें खुद बनानी पड़ती है और इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो देख लें पिछले 20 साल में पाकिस्तान की तरक्की में ना होने में रुकावट जो है वो एब्सेंस ऑफ एनर्जी थी। तो पानी भी हमारे लिए मिसाइल पैदा कर सकता है। उसके लिए आपको पता है कि पाकिस्तान में जो डैम्स के हवाले से बात हुई, देखिए ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी कौम के लिए। इसमें सारे का सारा जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए। और दूसरा ये है कि आप देखें कि ज्यादातर चीजें सियासत की नजर हो जाती हैं। एक सूबा कहता है मैंने नहीं बनाना, दूसरा सूबा कहता है जी हाँ हमारा पानी चोरी हो गया, तीसरा सूबा कहता है जी हम छोटे हैं तो हमें वो नहीं मिल रहा। सो इसमें मैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और एब्सेंस ऑफ फेडरलिज्म की भी मैं कहूंगा कि एक प्रॉपर स्टेट का डायलॉग ना होना भी एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है इश्यूज एड्रेस नहीं किए गए और प्रोविंसेस उस तरह चीजें नहीं कर सके। दूसरा इसमें यह है कि हमें अवाम को भी सेंसिटाइज करना है कि पानी की कितनी वक़्त है। इसमें मेरे समेत ये हर बंदे का मसला है कि घर में किसी के पानी ज़ाया हो रहा है। जब तक अवाम के अंदर ये फिक्र नहीं होगी और जिस तरह कहा गया कि पानी के ऊपर टैक्स होना चाहिए, एब्सोल्युटली लोगों को पता चले कि हम पानी फ्री नहीं पी रहे। ये अगर जमीन से मोटर चली पानी आया और आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री में, जिस तरह अभी लोगों ने पानी खरीदना शुरू किया है पाकिस्तान में, जिस तरह मिनरल कंपनी, तो लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा है। सो मेरा ख्याल है कि जो, और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारा प्रॉब्लम एज ए नेशन ये है कि इवेंट्स ड्रिवन पॉलिसी बनाते हैं। जब हमारे ऊपर कोई चीज गिर जाती है फिर हम फायर फाइटिंग करते हैं। सो और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज का ना होना, जिन मुल्कों के पास, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं कर सके। हमारा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने तो देखना होता है सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है, क्योंकि हुकूमत खुद फायर फाइटिंग कर रही है। तो पानी के जो मसाइल होते हैं ये तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये तो जाहिर बात है नस्लों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो अयूब खान साहब ने काम किया था वो आज भी हमारे काम आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये अवाम का भी कसूर है, हुकूमतों का भी कसूर है, लेकिन डेफिनेटली हुकूमतों का ज्यादा कसूर है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे इस पे जो काम करना था, सोच विचार करनी थी, वो नहीं की। राइट, शहजाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट में छोटे छोटे बिल्कुल ब्रीफली बयान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर से दरियाओं का मुकम्मल पानी आता था 135 मिलियन एकड़ फुट पानी हुआ करता था। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हमारे दरियाओं में 135 मिलियन, अब इस वक्त 80 से 85 मिलियन एकड़ फुट पानी सिर्फ रह गया हमारे दरियाओं के अंदर, जो बहता है पाकिस्तान के थ्रू। 50 मिलियन एकड़ फुट पानी अब कम हो चुका है सोर्स से, जहाँ से सोर्स से आता था। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो जोरावर है वो जब इरिगेशन के लिए तो पानी चोरी कर लेते हैं। जो दलेर है, जो बहादुर है, जो अपना मिसाल के तौर पे ज़्यादा बड़ा वहाँ का कोई कंट्रोल कर सकता है, तो पानी अपने लिए चोरी कर लेता है। तो पानी का चोरी का बहुत बड़ा एक मसला पड़ रहा है। उसका असर आपको किस में कहाँ नजर आएगा? बदीन में जो सहरा है वो फैलता जा रहा है, जहाँ पर के इनकर्शन है समंदर के पानी की, वो ऊपर चढ़ता आ रहा है। क्योंकि अगर ये 10 मिलियन एकड़ फुट पानी कम से कम जाता रहता है दरिया इंडस के, तो आपको कभी भी महसूस ना होता कि सहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो कि कोटरी और बदीन वगैरह के गिर्द इतना सहरा बढ़ गया। तो लोग पानी चोरी करते हैं, जो पानी जाना चाहिए वो नहीं जाने दे रहे वहाँ पे। और सबसे बढ़ के मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो वाटर इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं ना, वाटर इंटेलेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वाटर एज अ मजमून इन यूनिवर्सिटीज़ बहुत, शायद अभी हाल में शायद कोई कहीं की स्टार्ट हुआ हो, लेकिन इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया जाता। इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, इसमें PhD होनी चाहिए, ताकि लोगों को अंदर एहसास हो कि पानी जो है उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे कंजर्व करना है और कैसे लोगों को सप्लाई करना है। ये पाकिस्तान के अंदर वाटर इंटेलेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने दावा कर दिया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सियासी डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद दम तोड़ गई है? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस। वेलकम बैक। इत्तेहादी हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि जितना रायता फैल चुका है उसकी सफाई के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। ये सवाल कितना अहम है कि सियासी डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद अब दम तोड़ गई है? सज्जाद मीर साहब, इसे कहते हैं डेडलॉक। आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये ना ऐलान किया जाता है तो इमरान खान जो शोर मचा रहा है कि इलेक्शन कराया जाए, तो इलेक्शन हो जाता।
और इलेक्शन हो जाता तो डेडलॉक खत्म हो जाता। इलेक्शन होने से भी डेडलॉक खत्म नहीं होगा। एक तो ये है कि ये आसान काम नहीं है कि इस वक्त इमरान खान को जीतने दिया जाए। जिस आदमी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के साथ जो आदमी बाहर निकला हो, मुझे सच बोलने दीजिएगा, वो आदमी दोबारा आना उसका उस वक्त कम से कम दोबारा आना आसान नहीं होता। ना बेनज़ीर इस तरह आई थी, ना नवाज शरीफ इस तरह आया था। एक वक़्फ़ा देने के बाद तो वो आ चुके थे और आ चुके थे, लेकिन कोई भी इस हद तक नहीं गया था जिस हद तक अब इमरान जा चुका है। इमरान की डायरेक्ट लड़ाई हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने का मतलब है कि किसी ने इससे ये कहा था कि सियासत और रियासत की लड़ाई हो रही है, जो उसमें रियासत ही को जीतना चाहिए, हर सूरत उसको जीतना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये देखना चाहिए कि इस वक़्त इमरान खान अगर हार भी जीत भी जाता है, तो उसके बावजूद भी कोई सुकून का पैदा होना जो है, वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। और अगर वो हार जाता है, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। तो इस बात को ये समझना कि ये गोया जो उसने ये स्टांस इख्तियार किया हुआ था कि वो एक डरने के ज़ोर से, अपने हंगामों के ज़ोर से ये साबित करेगा कि वो बहुत ताकत रखता है, अवाम उसके साथ है। कोई शक नहीं है कि अवाम की एक बड़ी तादाद उसके साथ है। वो एक कल्ट बना हुआ है, एक ख़ास लोग हैं। अभी कोई अंदाज़ा मुझे नहीं है कि इलेक्शन हुआ तो उससे कितने वोट मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद उसकी ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इलेक्शन इस तरह नहीं जीते जाते। पाकिस्तान में इस तरह सूरत ये नहीं कहते कि बेईमानी होती है, ये नहीं कहते कि बददियानती होती है। ये कहते हैं कि काफ़ी ज़हीन कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं और जोड़-तोड़ का एक ऐसा बाज़ार गर्म करती हैं कि कई बार जीतने वाले भी हार जाते हैं और उनको समझ नहीं आता। पता चलता है कि वोट तो उनके ज़्यादा आए थे, लेकिन मुखालिफ पार्टियाँ इतनी खड़ी हुई थी कि उनके वोट काट के उन्होंने अलग कर दिए और जो आदमी जीता, वो चंद ही वोट से जीत पाया। ये ख़ैर एक साइंस है, एक आर्ट है जिससे वो लोग वाक़िफ़ हैं जो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसमें अगर ये सोचना कि अगर ये हो जाता तो फितना ख़त्म हो जाता तो मुश्किल बात है। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत इन्होंने अच्छा किया, ऐलान कर दिया कि हम अभी जा नहीं रहे भाई। हम ये समझते हो कि अक्टूबर-नवंबर तक कोई जो चेंज आनी है कोई फ़ौज में, उससे पहले जा रहे हैं, तो भाई हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने जो इक़दाम करने थे वो कर लिए हैं। हमने जो ख़तरे मोल लेने थे ले लिए हैं। हमने अनपॉपुलर डिसीजन कर लिए हैं। हम बैठे हैं, इस कोशिश में बैठे हैं कि 1 साल के अंदर हम मुल्क को सुधारेंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मुझे नहीं पता। लेकिन ग़ालिबन अब उनका इरादा यही है कि वो 1 साल में टेबल पलट देंगे और हालात को ऐसा कर देंगे कि उसकी ताकत के ज़रिए से तो वो ये जो कुछ सियासी डेडलॉक पैदा हुआ है, इसके ख़त्म होने की उम्मीद भी अब दम तोड़ गई है, आप समझते हैं? नहीं, ये डेडलॉक क्या कहते हैं? डेडलॉक तो आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन माँग रहे थे, वो इलेक्शन दे नहीं रहे थे। तो इलेक्शन माँगना, देना, इससे डेडलॉक है ही नहीं। डेडलॉक तो ये है कि इमरान कहता है कि मुझे हर सूरत में इक़्तिदार में लाओ, और ये वो डेडलॉक है जो ख़त्म इस तरह किसी सूरत में भी होने वाला नहीं, ठीक है। चाहे इलेक्शन कराएँ, चाहे इलेक्शन ना कराएँ। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल वाज़ेह कर दिया हुकूमत ने कि 14 माह पूरे करेंगे, उसके बाद ही इंतखाबात होंगे, जबकि पीटीआई फौरी इलेक्शन पर बज़िद है। तो जो सियासी डेडलॉक ख़त्म होने की एक उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई अब? शहजाद चौधरी साहब जी। शहजाद चौधरी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इत्तेहादी हुकूमत का जो ऐलान है मुद्दत पूरी करने का, तो सियासी डेडलॉक ख़त्म होता नज़र आ रहा था, उसकी अब ख़त्म होने की उम्मीद भी दम तोड़ गई है? जहाँ तक मुमकिन है जो भी कर तो सकती है। अब पॉलिटिक्स चल रही है कि लग रहा था कि शायद ये जो इत्तेहादी हैं अपने पूरा करेंगे। ये सिर्फ एक हाइपोश था। ये सबको पता था कि ये इन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना है, और यही हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ही पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, हमारी पार्लियामेंट के लिए भी ज़रूरी है और हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमें अब इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए कि वो जो पसंद नापसंद है और इंडिविजुअल्स क्या चाहते हैं, और कुछ लोगों की वजह से निज़ाम नहीं चल रहा। ये अवाम है जिन लोगों ने इनको चुना है, और ये कोई तरीका नहीं कि हम ये कह सकें कि एक शख्स मुल्क को चला सकता, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चला सकती। तो इनका तो मुद्दत पूरी करने का ऐलान है और बात करना, मैं समझता हूं बड़ा खुशनुमा, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि आपको पता है जवाद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज
चीज चाहिए वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। हमने जो पिछले 15 साल में दहशतगर्दी की जंग में जो डिविडेंड लिए हैं, जो हमें फायदे हुए हैं, मुल्क के अंदर अमन है, सुकून है, लोग कारोबार कर सकते हैं, सड़कों पर पहले हम उसका फायदा तभी उठा सकते हैं अगर मुल्क के अंदर कारोबार का पहिया चलेगा। और वो कारोबार का पहिया हमारे सियासी जो हम तजर्बे करते हैं उस वजह से रुका है। तो ये जो फैसला उन्होंने किया एक अच्छा फैसला, और इसको इसका आप देखिएगा स्टॉक मार्केट पे पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। जी ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सियासी डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद दम तोड़ गई हुकूमत के इस ऐलान के बाद, आप समझते हैं? जी जी बिल्कुल सर। ओके गुड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए डेडलॉक कहाँ है, मुझे डेडलॉक कहीं नज़र नहीं आता। अगर कुछ जहनों में डेडलॉक है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एक हुकूमत है, वो अपना काम कर रही है, मुश्किल फैसले कर रही है, IMF के साथ एक माहिदा बिल्कुल तकमील के करीब है। बाकी जो साथी हमारे दोस्त हैं उनसे जो भी गुफ्तगू करनी है बायलैटरल मल्टीलैटरल्स के साथ सब कुछ चल रहा है। तो मेरे तो ख्याल में कोई ऐसा डेडलॉक नहीं है, निज़ाम हुकूमत चल रहा है। अब एक और चीज़ हमें करनी चाहिए कि हम डेडलॉक और ब्लैकमेल में फ़र्क करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी और अहम अहम चीज़ है, ये अंडरलाइंग चीज़ है कि ब्लैकमेल क्या होता है और डेडलॉक क्या होता है। तो मेरी नज़र में डेडलॉक तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इस वक्त नहीं है और ना ही होना चाहिए। काम क्या है इस हुकूमत के? अगर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो आप ज़िमनी इंतखाबात करा के पार्लियामेंट को मुकम्मल करवाइए ताकि आप अपने फैसले पार्लियामेंट से कर सकें। आपके पास साल सवा साल पड़ा हुआ है, आपको सवा साल 1.5 साल के मुताबिक ही अपना अब निज़ाम हुकूमत लेके चलना है। दूसरा, गवर्नेंस पे फोकस कीजिए, इकॉनमी के मैनेजमेंट कीजिए, इकॉनमी के लिए जितनी और मुश्किल चीज़ें हैं जो करने वाली हैं उनको कीजिए, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्शंस की तैयारी करें जो कि अगले साल अक्टूबर या नवंबर 2023 के अंदर होने हैं, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि उस वक्त होने हैं। तो मेरा ख्याल है आप सबको यहाँ सेटल हो जाना चाहिए कि अब यही एक तरीका है, इन रूल्स के मुताबिक ही हम आगे चलेंगे। रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं, वो रूल्स हमारे आइन के अंदर दिए हुए हैं। ये कोई किसी शख्स की मर्जी के मुताबिक इन रूल्स को नहीं ढाला जा सकता। जो निज़ाम हुकूमत है, जो निज़ाम सरकार है, जो आइन का तरीका है, जो कानून का तरीका है, उसको फॉलो कीजिए। ना डेडलॉक है और ना कोई और चीज़ है। ब्लैकमेल को अलबत्ता रोका जा सकता है और डेडलॉक नहीं है, और उसको कानून और आइन के साथ रोका जाना चाहिए। रज़ा रोमी साहब, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करने का ऐलान, सियासी डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद दम तोड़ गई, समझते हैं आप? ठीक, रोमी साहब हमारे साथ नहीं है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त और मुतालबे के। NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में जो सूरत हाल पैदा हुई वो सबने देखी। फिर उसके बाद में PP 167 की इलेक्शन मुहिम है, वहाँ पर भी जो झगड़े हुए उसकी सूरत हाल भी कौम के सामने है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के 20 जो हल्के हैं जिनमें ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, सवात का फिर एक ज़िमनी इंतखाब, फिर कराची का NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन है, यहाँ पर फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त की है। जबकि कुछ सियासी जमातें भी ये मुतालबा करती नज़र आ रही हैं कि फ़ौज को तैनात किया जाए। NA 245 के इलेक्शन में MK पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि फ़ौज तैनात की जाए, क्योंकि जो NA 240 के इलेक्शन में सूरत हाल पैदा हुई थी, इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। कमर चीमा साहब, ज़िमनी इलेक्शन फ़ौज तैनाती का मुतालबा और दरख्वास्त दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये एक दुरुस्त मुतालबा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस जितनी पोलिटिसाइज है, जिस डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं पुलिस इस्तेमाल करती हैं, जब उन मोस्ट रिसेंट जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लोगों को किया गया और फिर बाद में रिपोर्ट भी आई इलेक्शन कमीशन की, और तो इसलिए लगता है कि आप जो है वो पुलिस के जरिए इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मैं समझता हूँ हमारे सिविलियन ऑपरेटर्स बहुत बड़ी नाअहली एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी बयानियां है वो इतना उसमें खौफनाक हद तक इस समय वायलेंस आ चुका है। अब सोशल मीडिया पे देखें, लोग गालियां दे, लोग किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे, लीडरशिप जो है जिस तरह स्टेज के ऊपर बात करती है और जिस तरह वो एक डिस्करेज करते हैं एक डायलॉग को, ऐसे लगता है कि अगला जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान में उसको एक उसमें काफी ज्यादा वायलेंस हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ने, सियासी जमातों ने और लीडर्स ने उसको एक लॉन्ग टर्म पैराडाइम ना समझा। अगला इलेक्शन जो है वो एक नॉर्मल इलेक्शन ही होगा। इमरान खान साहब ने जो जिस तरह बेनिया क्रिएट किया है उससे जो आवाम के अंदर एक तासुर है, एक इम्पोर्टेंट है, रजीम चेंज है, बहुत कुछ
जो इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से आते हैं, मैं समझता हूँ उसका डायरेक्ट नुकसान है वो पाकिस्तान की सड़कों पे आप देख सकेंगे। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से ये जो डिमांड करना फौज का होना बहुत जरूरी है और इसी से ही स्टेबिलिटी रह सकती है और हम कम्युनिटी को भी एक अच्छा इमेज बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है, भले वो फौज की वजह से हो कि फौज को एज ए यूज किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक कलेक्टिव फेलियर है पाकिस्तान के सियासतदानों का। ये कहते तो बहुत है हम पुलिस को पोलिटिसाइज नहीं करेंगे और हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज भी देख लें कि हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है, सो इस्तेमाल की जानी चाहिए फौज। ठीक है, रजा रोमी साहब, ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनाती की जो दरख्वास्त है और मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं दुरुस्त है? मेरे ख्याल से तो देखिए जो है कोई ऐसी ये तो डिपेंड करता है हालात किस तरह के हैं और इसका जो बेस्ट जो जज है इस सूरत हाल का या जो इसका फैसला कर सकते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उनकी अपनी असेसमेंट के मुताबिक वो देखेंगे कि आया उनको वो तो दरख्वास्त कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे किस तरह की सपोर्ट मिल रही है। अगर उनको सपोर्ट वो खातिर ख्वाह नहीं मिलेगी पुलिस से या पैरामिलिट्री से, तो फिर वो यकीनन जो है मिलिट्री को वहाँ पे कमीशन ने तो दरख्वास्त कर दी है, उनका इख्तियार है। इसके ऊपर किसी और की राय आपकी और मेरी नहीं गालिब आएगी, वो उनकी राय आएगी जो कि इन मामलात को सबसे बेहतर समझते हैं। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि देखिए फौज को 2018 में भी तैनात किया गया था, उससे जो है वो पोलिटिसाइज होता है इदारा, जो नाक़दीन है वो सवाल उठाते हैं, तनकीद आती है, वो इदारे के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ साहब, आप अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सूरत को संभाले और कुछ हल्के ऐसे जहाँ पे बहुत हसास हल्के हों वहाँ पे यकीनन आप इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बिलअमूम अफवाज पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में घसीटना जो है वो मुनासिब नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पूरी लॉ इन्फोर्समेंट की मशीनरी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ही इसका बेस्ट फैसला कर सकता है। जी ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? फौज तैनाती का तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो दरख्वास्त कर चुका है, कुछ सियासी जमातें भी मुतालिबा कर रही हैं, ये दुरुस्त है इलेक्शन में फौज तैनात करने का मुतालिबा, दरख्वास्त? शहजाद चौधरी साहब। ठीक, शहजाद चौधरी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं फौज तैनाती की दरखास्तें, मुतालिबात, ये सब दुरुस्त हैं जो इस वक्त हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से? हमने ये सब कुछ करके देखा जी। कभी हमने जो कहा कि जुडिशरी के तहत इंतखाब कराए जाए, इंतखाब हुए तो हमने बताया इसके इंतखाबात कह के उसका मजाक किया। फिर हमने फौज का कहा, इल्ज़ाम लगाया कि एक बार होता है, ठप्पे लगते हैं, लगता है वो करता है, फौज अदारा बदनाम हुआ, रजा रूमी तो ठीक। ये हमारे यहाँ कि हम जिस अदारे को भी खड़ा करके पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, बहुत समझने की है कि कहाँ तक इंसान का मामला ताल्लुक है, इस बात का ताल्लुक है कि दखल करे, उसमें पुलिस आपका काम नहीं आता, रेंजर आपका काम नहीं आता, तो फौज खुद बुलाएं। लेकिन ज़्यादा आप तो अगर ड्यूटी देंगे, इस तरह आपने जुडिशरी पे ज़माने की लोगों आप समझते हैं जुडिशरी बड़ी गैर जानदार है, लेकिन लोगों ने कहा असल में इलेक्शन कमीशन का आपको क्या बनाना पड़ता, अपना अमला बहुत हद तक हो ले, कैसे ले, क्यों कर ले और कैसे चलाए, ये जो हमारे यहाँ कभी तय नहीं हो पाती। हिंदुस्तान में कह सकता है कि उन्होंने और किस तरह उसको ये सोच की बात है और देख की बात है कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी जी पहुंच रही है जी मीर साहब, हम सुन सकते हैं। मुझे तो सुनाई दे रही है। ठीक, मीर साहब, मैं ये तौर पर कि फौज को बुलाना अगर नागुज़ीर हो, अमान के लिए जरूर करना चाहिए, लेकिन ये सोचकर कि फौज ही इंतखाबात कराए, ये कोई एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। रज़ा रूमी की बात है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? फौज तैनाती की दरखास्तें, मुतालिबात, सब कुछ ही हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन के लिए, ये दुरुस्त है? हाँ, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। देखिए बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, और इलेक्शन कमीशन हमेशा डिमांड करता है कि फ़ौज आके
सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो मेरा ख्याल है उसको रोकने की किसी वजह से, किसी डर से, किसी खौफ से ज़रूरत नहीं है। आज तक जितने इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर फ़ौज का एक अमल दखल रहा है, किरदार रहा है। मैं वो उस किरदार की बात नहीं कर रहा जहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ़ौज इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं। मैं उस किरदार की बात कर रहा हूँ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से किसी और इदारे को अब आप कहते हैं पुलिस, और ये याद रखें जब फ़ौज इस रोल में आती है तो इलेक्शन कमीशन के तहत आती है। वो डिप्लॉय करते हैं फ़ौज को। ज़रूर ज़िम्मेदारी देते हैं, ड्यूटी देते हैं कि आपने सिक्योरिटी यहाँ मेंटेन करनी है। तो मेरा ख्याल है कि किसी से खौफज़दा हो के, किसी से डर के, किसी खदशे के तहत, किसी के कोई स्पेकुलेटिव उसका वो खौफ है, मेरे ख्याल में इससे हरगिज़ हमें क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं, पाकिस्तानी कौम के इलेक्शंस हैं, बहुत अहम हैं और हम किसी भी तरीके से इनको क्वेश्चनेबल नहीं रहने देंगे। इसलिए जो भी है सब माने इस चीज़ को, पाकिस्तान की फ़ौज है और वो अपनी जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी उसको मुकम्मल तौर पे निभाएगी, उस तरीके से निभाएगी जिस तरह कहा जाए। फिर बाकी मामलात इलेक्शन कमीशन जो है वो मैनेज करके और वो हैंडल करता है इन चीज़ों को। वरना यहाँ पे तो आरटीओज़ के भी हुए और कि इलेक्शन कहे गए और कभी किसी और के इलेक्शन, पीओज़ और आरओज़ के इलेक्शन कहे गए। तो इसमें कोई हारने वाला हज़ार इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का निज़ाम अपने तौर पे वैसे ही चलेगा जिस तरीके से पाकिस्तान का निज़ाम आज तक चलता है। तो आप इख्तलाफ करेंगे, जैसे रज़ा रूमी साहब ने कहा कि दीगर इदारे मौजूद हैं तो फ़ौज को बीच में इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं है। नहीं, उनकी सोच हो सकती है। मेरे ख्याल में अगर फ़ौज आज तक रही है, इन्वॉल्व रही है और आज तक रही है, इसका हिस्सा रही है, क्या वजह है कि हम अब इस बार छोड़ दें? किस लिए छोड़ दें? किसका डर है? किसका खौफ है? आप करें, इस्तेमाल करें फ़ौज को। फ़ौज आपका एक ज़ैली इदारा है। आप अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी है, एक सियासी जमात मुतनाज़ बनाने की कोशिश भी कर रही है इदारों को, तो इस तरह के फैसले इंतखाबात को मुतनाज़ नहीं बनाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि दे बेटर सेटल डाउन। हाँ, मतलब अब जो हक़ाइक़ हैं वो सामने हैं और उन हक़ाइक़ को मान लेना ही बेहतर होता है। अगर इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में सियासत करनी है, इसी मुल्क के निज़ाम के तहत चलना है। जो कमज़ोरियाँ हैं, मज़बूतियाँ हैं, थोड़ा है, बहुत है, कमी-पेशी है, उसको लेके साथ चलें, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर करने की कोशिश करें आप। और जब तक आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसको आप बेहतर नहीं कर सकते। अब अगर ये मुझे समझाना है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को और इतने बड़े-बड़े वहाँ पे बैठे हैं, ग्रुप बैठे हैं सियासत के, उनको समझ नहीं आ रही तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी से खौफ़ज़दा होने की। बिल्कुल ठीक है, किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।